दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे हमारे एमसीजेएन ने अपनी ताकत दिखाई थी और अब पार्ट 13 में असली एक्शन शुरू होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सीन की शुरुआत होती है जहां जेयुन अपने दिमाग की टेलीपैथिक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मैनेजर सांगजे से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है। और गाइस, ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि टेलीपैथी जैसी एडवांस्ड स्किल को इस्तेमाल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जेयुन अपने माइंड के थ्रू सांगजे को मैसेज भेजता है और पूछता है कि क्या वो उनका पीछा कर रहा है। सांगजे तुरंत कंफर्म करता है, हाँ, मैं तुम लोगों के पीछे हूँ, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। लेकिन दोस्तों, सांगजे के दिमाग में एक सवाल घूम रहा है। वो हैरानी से जेन से पूछता है, भाई तूने इतनी जल्दी टेलीपैथी कैसे सीखी? ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्किल है। और गाइस, हमारा एमसी क्या जवाब देता है? बिल्कुल कैजुअल तरीके से बोलता है, अरे यार, मैंने बस कुछ मैजिक टेक्स्ट पढ़ लिए थे, बस इतना ही। देखो दोस्तों, सांगजे का जॉ तो ड्रॉप हो गया इस जवाब से। वो अंदर ही अंदर सोच रहा है कि टेलीपैथी इतनी आसान स्किल नहीं है जितनी जेएन दिखा रहा है। ये लड़का सीरियसली कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है। अब सीन शिफ्ट होता है गिल्ड मास्टर संजन की तरफ। तो गाइस, संजन गिल्ड में बैठी हुई है और अचानक उसे एक बहुत ही खतरनाक मानव वेव महसूस होती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि ये एनर्जी पैटर्न उसे कुछ जानी पहचानी लग रही है। तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है, कैसे जेएन ने उसे बताया था कि वो जिस गिल्ड में इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है उसका नाम केन गिल्ड है। संजन अचानक रियलाइज करती है, रुको, केन गिल्ड? ये तो वही गिल्ड है जिसे जेएन ने खुद बनाया था। और दोस्तों, ये कोई नॉर्मल गिल्ड नहीं है। केन गिल्ड एक ऐसी गिल्ड है जो सोल के बीचों बीच स्थित है, लोटस गिल्ड से ज्यादा दूर नहीं। लेकिन सबसे अजीब बात ये है कि ये एक गोस्ट गिल्ड है। अब आप पूछोगे, गोस्ट गिल्ड क्या होती है? तो दोस्तों, हैना एक्सप्लेन करती है कि गोस्ट गिल्ड्स वो गिल्ड्स होती हैं जो टैक्स इवेजन और दूसरे इलीगल कामों में इन्वॉल्व्ड होती हैं। ये अपनी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड नहीं करती और सीक्रेटली ऑपरेट करती हैं। सुनकर ही स्केरी लग रहा है ना? संजन को लगता है कि शायद जेएन सही था अपने डाउट्स में, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता कि केन गिल्ड का असली लोकेशन क्या है। सेफ्टी के लिए वो तुरंत हैना को ऑर्डर देती है, अपने सारे इक्विपमेंट रेडी रखो क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। उधर दूसरी तरफ स्टूडेंट्स केन गिल्ड की बिल्डिंग में एंटर करते हैं। यूजिन इस जगह को देखकर कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसे तो ये बिल्कुल भी गिल्ड जैसी नहीं लग रही। वो सोचती है कि शायद वो लोग गलत एड्रेस पर आ गए हैं, लेकिन जेएन बिल्कुल कॉन्फिडेंट तरीके से अश्योर करता है, नहीं यार, यही सही जगह है, यहीं से सड़ी हुई माना की बदबू आ रही है। और गाइस, जेएन को ये माना कुछ ऑफ लग रही है। उसका इंस्टिंक्ट उसे बता रहा है कि शायद बाकी सबको बाहर भेजकर उसे खुद मैनेजर संजा के साथ ही ये सिचुएशन हैंडल करनी पड़ेगी। जैसे जैसे वो लोग अंदर जाते हैं, उन्हें रिसेंटली एक्टिवेट हुई एडवांस्ड मैजिक का इफेक्ट महसूस होता है। और तभी दोस्तों, बूम, अचानक पिंक एनर्जी फिर से अपीयर हो जाती है। जेयून तुरंत चिल्लाता है, सब लोग भागो, अभी बाहर निकलो। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाए, सारे स्टूडेंट्स एक मैजिक सर्कल के बीच में फंस जाते हैं। अब वो हिल भी नहीं सकते, बिल्कुल फ्रोजन हो गए हैं। जैसे फिर एक क्रीपी आवाज गूंजती है जो उन्हें मूर्खों कहती है और अनाउंस करती है, वेलकम टू स्वार्टाल्फाइम, रेल्म ऑफ द डार्क एल्व्स। दोस्तों, सुनकर ही डर लग रहा है ना? डार्क एल्व्स की डंजन में फंस गए ये लोग। तभी मॉनिटर सिस्टम जेयून को अलर्ट करता है, वार्निंग मैसेज फ्लैश होता है, ये डंजन आपके करंट लेवल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डेंजरस है, आपको इमीडिएटली इस डंजन को छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब छोड़ना पॉसिबल भी कहाँ है? दूसरी तरफ डार्क एल्व्स का लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर्स देता है, उठो सब क्योंकि नए शिकार आए हैं। और बस फिर क्या था, कुछ ही सेकंड्स में सारे कैडेट्स स्वार्टाल्फाइम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जेयून को याद आता है नॉर्दर्न यूरोपियन मिथोलॉजी में पड़ी हुई बातें। डार्क एल्व्स को भगवानों के बराबर की ताकत दी गई थी, लेकिन जब से ये जगह डंजन बनी है, उनकी पावर काफी कमजोर हो चुकी है। फिर भी गाइस, ये अभी भी बहुत खतरनाक है। होयन कंप्लीटली शॉक है, उसे यकीन नहीं हो रहा कि चेयरमैन जेयून इस लेवल का टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकता है। वो सोचने लगता है, आखिर ये आदमी है कौन? इतनी क्रेजी पावर्स कहाँ से आई? जेन भी अग्री करता है क्योंकि कोई भी इंसान 9 रेल्म्स की ट्रांसफर सिस्टम में इंटरफियर नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि कोई और शक्ति इसके पीछे है, शायद कोई डिवाइन पावर। सभी समझ जाते हैं कि उनकी हालत बहुत खराब है, लेकिन तभी सरप्राइज, मैनेजर सांगजे वहाँ प्रकट होता है। सांगजे बताता है कि जेएन ने उसे पहले ही कहा था कि अगर कुछ भी गलत हो जाए तो वो वहाँ पहुंचे। यूजिन को राहत महसूस होती है, शायद अब उनकी जान बच सकती है। अरैंक रेडर आ गया है आखिरकार। लेकिन दोस्तों, सांगजे जो बोलता है वो सुनकर उनकी उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं। वो सीरियसली कहता है, मेरी मौजूदगी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अरैंक रेडर्स भी इस डार्क एल्फ रेल्म में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। सांगजे क्लियरली वार्न करता है, अगर गार्ड डाउन किया तो सब मर जाएंगे। जेयून उसे अग्री करता है। वो कहता है कि इस टाइमलाइन में कोई भी फ्लॉलेस तरीका नहीं है इस डंजन को क्लियर करने का। लेकिन गाइस, उसे फ्यूचर से मिली क्लियरिंग स्ट्रेटजीज याद है, इसलिए वो सबको भरोसा दिलाता है, हम जिंदा
जब बाहर निकलेंगे मेरा वादा है पहले वो डिसाइड करते हैं कि बाकी सर्वाइवर्स को ढूंढा जाए जो यहाँ फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ चेयरमैन जेन होयन के पिता मास्टर आंसिक से मिलता है। आन नाराज है क्योंकि उसे लगता है कि चेयरमैन ने उसका वादा तोड़ दिया कि वो होयन को बहुत पावरफुल बनाएगा। चेयरमैन उसे शांत करने की कोशिश करता है, चिंता मत करो, नेक्स्ट इवेंट में होयन फर्स्ट आएगा। लेकिन अनफ्रस्ट्रेटेड होकर पूछता है फिर वो एक मैजिक क्लास वाले फर्स्ट ईयर से हारा कैसे। तभी चेयरमैन उसे जेन के बारे में बताता है, एक ऐसा जीनियस जो 97% मैजिक एप्टीट्यूड के साथ पैदा हुआ था। ये सुनकर मास्टर अनशॉक में आ जाता है। 97%? ये तो अनबिलीवेबल है। वो एंग्रीली वहाँ से निकल जाता है। टर्न्स आउट आन सीक पहले मिलिट्री ऑफिसर था और उसका सेंट्रल गवर्नमेंट में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो जेउन के लिए वैल्यूबल है। लेकिन जेउन को कोई ऐसा गेम खेलने में इंटरेस्ट नहीं जिसमें उसके हारने के चांसेस हो। वो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। डार्क एल्फ रेल्म में वापस आते हैं। ईना एक फ्लैश स्किल यूज करने का सोचती है ताकि अंधेरा दूर हो, लेकिन जेन उसे रोकता है। वो खुद एक लेवल 3 फ्लैश कास्ट करता है जिसकी लाइट बहुत ब्राइट होती है। यूजिन अमेज्ड है, यार तूने फ्लैश को डी रैंक से लेवल अप कैसे किया। नीना हैरान होती है क्योंकि कोई भी स्किल तब तक लेवल अप नहीं होती जब तक आप रैंक रेडर ना हो। होयन भी जेन की स्किल देखकर शॉक्ड है। संजय क्वाइटली सोचता है उसने इतने नए रेडर्स ट्रेन किए हैं पर ऐसा कभी नहीं देखा। वो वंडर करता है कि जेन कितना और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जब वो डंजन के अंदर और डीप जाते हैं तो जेन सजेस्ट करता है कि थोड़ा आराम कर लिया जाए। संजय अग्री करता है क्योंकि सभी काफी देर से चल रहे हैं। जेन एक्सप्लेन करता है डार्क एल्व्स को डार्कनेस की आदत होती है और वो फ्लैश को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, इसलिए लाइट बंद करके डार्कनेस में एडजस्ट होना बेहतर है। करेट्स माना पोशंस लेते हैं जो जेयुन ने पहले से प्रिपेयर किए थे। होयन कहता है कि सर्वाइवर्स शायद फाइट के बाद मिलेंगे। जेयुन अपनी माना परसेप्शन यूज करता है। उसे महसूस होता है कि मिडिल पाथ बॉस के चेंबर तक जाता है, लेकिन तभी उसे एक इनकमिंग ऑब्जेक्ट का पता चलता है। जेयुन रिफ्लेक्सिवली रिएक्ट करता है और ईना की चेस्ट में घुसने से पहले ही एक एरो पकड़ लेता है। वो एब्सोल्यूट कैलकुलेशन एक्टिवेट करता है और जैसे ही सभी अलर्ट होते हैं उन्हें चारों तरफ से डार्क एल्व्स घेर लेते हैं। सब हैरान होकर देखते हैं कि जेयुन उस एरो को अपनी मुट्ठी में क्रश कर देता है। क्या पावर है यार। यूजिन तुरंत माना फील्ड एक्टिवेट करती है। नीना बो कास्ट करती है ताकि एनिमीज की मूवमेंट रिड्यूस हो। वो अपनी रेडिएंट डिवाइन ब्लेड समन करती है और फाइट शुरू हो जाती है। होयन अपनी मार्शल आर्ट स्किल पोलर एक्सट्रीम यूज करता है जिससे डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है। जैसे ही वो सिग्नल देता है संजय एक डार्क एल्फ पर अपनी डैगर से जंप करता है। जेयुन भी पीछे नहीं रहता। वो अपना लाइटनिंग चेन लेवल 5 एक्टिवेट करता है और कई डार्क एल्व्स को शॉक दे देता है। दोस्तों ये सीन तो बिल्कुल एपिक है। जेयुन ट्यूटोरियल के मुताबिक बताता है डार्क एल्व्स के वेपन्स और आर्मर मैजिक से बने हैं और वो एब्सोल्यूट कैलकुलेशन से इसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो यूजिन और इरीना को सिग्नल करता है कि सिर्फ फायर टाइप मैजिक यूज करें। वो मान जाती है भले ही उन्हें पूरी बात समझ ना आ रही हो। एक एल्फ अपना स्पीयर फेंकता है। जेयुन कहता है होयन यूज प्रोवोकेशन। होयन अपनी प्रोवोक स्किल से एनिमी का अटेंशन खींचता है और जेयुन उस स्पीयर को आग से जला देता है। वो संजय से कहता है जिनकी मूवमेंट डल हुई है उन्हें खत्म कर दो। संजय स्टेल्थ लेवल 5 यूज करता है और पूरी तरह इनविजिबल होकर डार्क एल्फ का स्लैश काट देता है। जेन अपनी फायर स्ट्राइक स्किल यूज करता है और एक एल्फ को सीधे खत्म कर देता है। यूजिन अपनी फ्लेम और एटर्निटी एक्टिवेट करती है। एक ह्यूज फायरबॉल थ्रो करती है जिससे कई एल्व्स पीछे हटते हैं। ईना फायर एरो एक्टिवेट करती है और एक के बाद एक एल्व्स गिरने लगते हैं। एक डार्क एल्फ चिल्लाता है ये इंसान हमारे वीकनेस को कैसे जानते हैं। तभी होयन की तलवार उसकी छाती के पार निकलती है और जब वो पलटता है जेन की लाइटनिंग चेन उसे खत्म कर देती है। थोड़ी ही देर में फाइट खत्म हो जाती है। जेयुन कहता है चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास टाइम कम है। उसे सर्वाइवर्स की माना सिग्नेचर्स मिल रही हैं और उसे डर है कि देर हुई तो वो मर सकते हैं। अकेडमी में चेयरमैन जेयुन फिर से इंस्ट्रक्टर सीक पर बरसता है। तुमने फिर से सब गड़बड़ कर दी। सीक माफी मांगता है और समझाने की कोशिश करता है कि उसे नहीं लगा था कि कोई आउटसाइडर गिल्ड बिल्डिंग में घुस आएगा, लेकिन चेयरमैन उस बहाने को बिल्कुल नहीं मानता। सीक उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सडन गेट अपीयरेंसेस में सर्वेलेंस का मरना आम बात है और वो लोग इसे आसानी से कवर अप कर सकते हैं। लेकिन चेयरमैन को ये सब बकवास लगता है। अचानक सीक के मुंह से खून आने लगता है। चेयरमैन उसे बताता है ट्रांसफर स्पेल एंड सर्वेलेंसेस पर काम नहीं करता जिनमें माना नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे लोग अंदर गए हैं जिन्हें माना यूज करना आता है। चेयरमैन उसे वार्न करता है उद्धार करो सब जल्दी, वरना अगर कोई स्टूडेंट जिंदा बाहर निकल आया तो उसके लिए चीजें बहुत खराब होने वाली है। चेयरमैन का प्रेशर बढ़ने पर सीक की नाक और आंखों से भी खून बहने लगता है। उसी वक्त गिल्ड मास्टर संजिन जल्दी से गिल्ड छोड़ देती है और ओमिनस माना की जांच के लिए केन गिल्ड की तरफ निकल जाती है। उसे शक है कि स्पेल कम से कम एस रैंक का होगा। इसका मतलब संजय और बाकी बच्चे खतरे में हैं। लेकिन क्योंकि उसकी इयरिंग ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं
नहीं दिया है, वो कंफर्म कर पाती है कि कोई मरा नहीं है। तेजी से निकलते हुए वो हैना से कहती है अगर वो सुबह तक वापस नहीं आए तो तुरंत एसोसिएशन को कॉल करके सपोर्ट मंगवाना। संजिन अपने बाइक पर सवार होकर जेयुन से मन ही मन वादा करती है अगर तूने मेरे किसी भी आदमी को हाथ लगाया तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। दूसरी ओर संकन बुरी तरह से घायल हो गया है। उसके दो दोस्त उसे सहारा देकर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। रास्ते में वो एक पत्थर से टकरा जाते हैं और लड़की रोने लगती है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अब कैसे बाहर निकले। वो खुद को ब्लेम करने लगती है, सब मेरी गलती है, काश मैं इतनी बेकार ना होती। तभी कोई अचानक उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो चौंकती है और सामने होता है जेन। वो उसे कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब आगे हम संभाल लेंगे। थोड़ी ही देर में लड़की बेहोश हो जाती है। सुंगचन और उसे पोषण दिया जाता है ताकि होश में आ सके। जब सुंगचन उठता है और उसे बताया जाता है कि वो स्वाटाल्फाई में है, यानी डार्क एल्व्स की लैंड में। जेयुन उनसे पूछता है हुआ क्या था। वो बताते हैं कि केन गिल्ड तक पहुंचने के बाद वो नीचे गिर गए थे, फिर उन पर डार्क एल्व्स ने हमला कर दिया और उनके दोस्तों को उठा ले गए। लेकिन लड़की और सुंगचन किसी तरह छुपने में कामयाब रहे, लेकिन माना ओवरडोज की वजह से वो दोनों कोलैप्स हो गए। जेयुन को लगता है कि शायद लड़की खुद को डरपोक समझती है और चाहती थी कि वो भी अपने दोस्तों के साथ लड़ते हुए मर जाती, लेकिन जेयुन मानता है कि ये सोच अहंकार है क्योंकि ऐसे फाइट सिर्फ मूवीज में होते हैं। उसे अपनी पास्ट लाइफ की याद आती है जब उसे भी अपने टीममेट्स को छोड़कर भागना पड़ा था। वो सुंगचन और लड़की से कहता है जो बाकी पकड़े गए हैं उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। जब वो पूछता है कि उन्हें वहाँ कौन लाया तो संगचन जवाब देता है इंस्ट्रक्टर सीक। थोड़ी देर बाद जेयुन कहता है कि बाकी लोग यही रुके, वो आगे जाएगा। यूजिन उसे रोकती है तू क्या करने जा रहा है। वो बताता है कि उसे डार्क माना उसी डायरेक्शन में महसूस हो रहा है जहाँ उनके दोस्तों को ले जाया गया। मतलब वो रास्ता बॉस की तरफ जाता है और उसे जल्दी करनी होगी क्योंकि बाकी लोगों की एनर्जी कम होती जा रही है। यूजिन उसे पागल कहती है तू मरेगा। ईना भी कहती है कि हमें साथ में रहना चाहिए, लेकिन होयन सरप्राइजिंगली जेन का साथ देता है। जेन एक्सप्लेन करता है डार्क एल्व्स के खिलाफ 1-on-1 फाइट में वो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उन्हें पीछे रहकर इंजर्ड को प्रोटेक्ट करना होगा। यूजिन फिर भी प्रोटेस्ट करती है लेकिन आखिर में चुप हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई और प्लान नहीं होता। संजय भी रिलक्टेंटली अग्री करता है लेकिन कहता है अगर जेयुन को कुछ भी खतरनाक लगे तो तुरंत वापस आ जाए। होयन बाकी लोगों को संजय की कैद में छोड़ता है, मैं अपनी जान लगाकर सबको प्रोटेक्ट करूंगा। जेयन जैसे ही डंजन में घुसता है सुंगचन का एक दोस्त पूछती है क्या वो ठीक रहेगा। संजय उसे भरोसा दिलाता है वो स्ट्रॉन्ग है। यूजिन अपने आंसू पोंछती है और ईनो को दिलासा देती है वो ठीक होगा। तभी संजय कुछ नोटिस करता है, चुप रहो दुश्मन आ रहा है। वो अपने डैगर्स की तरफ बढ़ता है, तभी एक एनर्जी बीम उसके सिर के पास से निकलती है और उसे जख्मी कर देती है। अब डार्क एल्व्स उन पर हमला कर देते हैं। उनमें से एक स्ट्रॉन्ग एल्फ कहता है ये इंसान मक्खियों की तरह परेशान कर रहे हैं। उधर हमारा लड़का आगे बढ़ता जाता है, उसे समझ आता है कि उसे जल्दी करना होगा वरना उसके पीछे कुछ बड़ा हो सकता है। वो एक बड़ा सा दरवाजा खोलता है और सामने होता है डार्क एल्फ किंग जो उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही जेयुन कुछ बोलने ही वाला होता है उसकी ईयरिंग जलने लगती है। उसे एहसास होता है कि मैनेजर की प्रेजेंस कम होती जा रही है, उसे कुछ करने का मौका भी नहीं मिलता। दरवाजा बंद हो जाता है। किंग कहता है अब तू यहाँ से तभी जा सकता है जब तू मेरे सोल्जर्स से लड़कर बचे। जेयुन एक क्रॉस रोड्स पर खड़ा होता है, उसे बाकी लोगों को बचाना है लेकिन उसे होयन की बात याद आती है और वो ट्रस्ट करने का फैसला करता है। डार्क एल्फ किंग उसे मॉक करता है अब क्या करेगा तू। जेयुन खुद को आग में ढक लेता है और जवाब देता है तुम सब यही मरने वाले हो। दूसरी तरफ संजय अब भी जमीन पर पड़ा है, पास में वही तलवार जो उसे लगी थी। होयन उसके पास दौड़ता है और देखता है मैनेजर की हालत बेहद खराब है, शायद उसे पॉइजन दे दिया गया है। इसका मतलब ये बच्चे जानते हैं कि असैसिन टाइप रेडर की वीकनेस क्या है। डार्क एल्फ का लीडर अपनी स्वॉर्ड वापस समन करता है और कहता है अब इन मनुष्यों को खत्म करता हूँ। सबसे अनोइंग वाला तो वैसे भी बाहर चला गया है। होयन समझ जाता है कि उन्होंने जेन के जाने का वेट किया था। ईना कहती है गिल्ड मास्टर को जरूर पता चल गया होगा कि मैनेजर संजय नीचे है। उसे याद आता है संजय ने जेयुन को इमरजेंसी ईयरिंग दिया था जो सिग्नल देता है और उसने वादा किया था कि वो आएगी। डार्क एल्फ पैलेस में जेन रेज और लिटरल फायर से भरा हुआ है। वो डार्क एल्व्स को चेस कर रहा है। उसे उनके मुंह पर खून के दाग दिखते हैं। अब जो खाया है सब उगलना पड़ेगा। उसे होयन का डिटरमिन्ड चेहरा याद आता है, एक ऐसा चेहरा जो अपनी डिसीजंस से पूरी तरह समझौता कर चुका है। वो चेहरा उसने अपने पास के बेस्ट फ्रेंड और मॉक डंजन में मरे अपने साथियों में भी देखा था और उसे अब उन आंखों पर भरोसा नहीं रहा। उधर यूजिन एक माना फील्ड क्रिएट करती है और ईना डिवाइन रेडिएंट स्वॉर्ड समन करती है डार्कनेस को हेल में पहुंचाने के लिए। डार्क एल्फ ट्रूप का लीडर कहता है ये सब बेकार है लेकिन कोई बात नहीं, तुम सब किंग की फीस्ट का हिस्सा बनने वाले हो। वो अपने सोल्जर्स को हमला करने भेज देता है। ईना को लगता है ये बहुत फास्ट है
लेकिन होयन शक्ति से उसका वार ब्लॉक कर देता है। वो अपनी मार्शल आर्ट स्किल पोलर एक्सट्रीम एक्टिवेट करता है और एक पावरफुल स्लैश मारता है, जिससे लीडर पीछे हट जाता है। लीडर मानता है ये ह्यूमंस इतने भी बेकार नहीं है। होयन समझ जाता है ये ट्रूप पहले वाले डार्क एल्व से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब लीडर उसके सामने आता है, होयन पूछता है तू है कौन? लीडर जवाब देता है काइल, रॉयल गार्ड का कैप्टन और रॉयल ब्लड वाला। सब शॉक्ड हो जाते हैं। रॉयल डार्क एल्फ, इसका मतलब रैंक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। होयन को जेएन से अपनी पहली मुलाकात याद आती है, जब उसने उसके सामने खड़े होकर उसे प्रोटेक्ट किया था। उसे वो सारे रीजंस याद आते हैं जिनकी वजह से वो रेडर बना था। अब वो डिसाइड करता है मैं यहाँ मर नहीं सकता, मुझे जेयून तक पहुँचना ही है। अचानक वो सबको चौंकाते हुए अपना शील्ड पिंक देता है और मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है। वो सोचता है यही तो करना चाहिए था मुझे। पहले दिन से रेडर के पास सिर्फ एक दिल नहीं होता। वो अपने अपर, मिडिल और लोअर ची सेंटर्स खोल देता है। काइल शॉक्ड रह जाता है। ये माना बस तो उसे देखकर ही मुझे चोट लग रही है। वो काइल को ढक देता है और पूछता है तू ये सब कैसे कर रहा है? होयन कोई जवाब नहीं देता। वो एक्टिवेट करता है यूनिटी ऑफ बॉडी एंड सॉर्ड। उसके मुंह से खून बहने लगता है। ईना उसे रोकने की कोशिश करती है, प्लीज मत करो। सिस्टम अनाउंस करता है इस स्किल का लेवल यूजर से बहुत ऊंचा है। बॉडी में ब्लड फ्लो रिवर्स हो चुका है। स्किल को 6 मिनट 36 सेकेंड में कैंसिल करो, नहीं तो डेथ कंफर्म है। काइल इस मौके का फायदा उठाता है और अपने सोल्जर्स को कमांड देता है इस लड़के को जिंदा पकड़ो, चाहे इसके हाथ पैर ही क्यों ना काटने पड़े, भले ही हालात कैसे भी हो। होयन अपनी स्किल को डीएक्टिवेट नहीं करता और सोल्जर्स का सामना करने का डिसीजन लेता है। उसने ट्रेनिंग के दौरान एक एस रैंक स्किल हासिल की थी, यूनिटी ऑफ बॉडी एंड सॉर्ड, लेकिन ये अभी भी उसके शरीर के लिए बहुत ज्यादा है। ये एक ऐसी स्किल है जो सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने स्वॉर्ड्समैनशिप में एब्सोल्यूट पीक पा लिया हो, जहां तलवार और शरीर एक हो जाते हैं। जैसे ही सोल्जर्स उस पर झपटते हैं, होयन उन्हें आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है और काइल का सामना करने आगे बढ़ता है। जब दोनों की तलवारें टकराती हैं, होयन को एहसास होता है कि वो अभी तक काइल का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ये नई ताकत एक अनस्टेबल तरीके से जगाई है। उसे समझ आता है कि वो बस टाइम स्टॉल कर सकता है, इसलिए वो लड़ाई जारी रखता है। लड़ते हुए काइल उसे टॉन्ट मारता है कि उसकी कोशिशें बड़ी हास्यास्पद हैं। वो ये भी बताता है कि उसे होयन की हालत साफ दिख रही है, लेकिन होयन पीछे हटने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे अपना वादा निभाना है। वो काइल से कहता है तू कभी समझ नहीं पाएगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। वो एक फ्रंटल स्ट्राइक के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डार्क एल्फ रास्ते से हट जाता है और उसे साइड से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन काइल का वार नहीं लगता क्योंकि होयन की हाइटन सेंसेस उसे काउंटर अटैक का अंदाजा लगाकर समय पर हटने का मौका देती है। काइल उसे छोटा चूहा कहकर चिढ़ाता है, लेकिन होयन वापस उसकी तरफ छलांग लगाता है और लगभग उसे ओवरपावर कर देता है। अचानक लड़ाई के दौरान होयन का शरीर टूटने लगता है और सिस्टम उसे वार्निंग देता है स्किल तुरंत अंडू करे, क्योंकि उसके मस्कुलर फाइबर्स डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं और उसके सारे ब्लड वेसल्स बर्स्ट हो रहे हैं। भयंकर दर्द में होते हुए भी जब काइल उसे फिनिश करने आता है, होयन फिर भी उसका अटैक ब्लॉक कर देता है। जब उसका शरीर साथ नहीं देता, वो जोर से खांसता है और हांफने लगता है, लेकिन फिर भी वो स्किल बंद नहीं करता और आखिरी फाइट लड़ने का फैसला करता है। वहीं से वो एक मैसिव माना बर्स्ट छोड़ता है जो जमीन को चीर देता है। ये अटैक एक डार्क एल्फ को घायल कर देता है, लेकिन होयन को निराशा होती है जब उसे एहसास होता है कि काइल ने खुद को बचाने के लिए किसी और को शील्ड बनाया था। वो डाइंग एल्फ अपने कैप्टन को आवाज लगाता है, लेकिन काइल कहता है फिक्र मत कर, तुम यूजफुल हो। होयन गिर जाता है और खून उगलते हुए काइल से कहता है तू कैवर्ड है। शब्द उसके मुंह से पूरी तरह नहीं निकलते कि काइल उस पर टूट पड़ता है और अपनी तलवार उसके सीने में घुसेड़ देता है। वहीं यूजिन की आंखों से आंसू बने लगते हैं जब वो ये सब देखती है और चिल्लाती है होयन। राजमहल के अंदर जेयुन आग की चेन से डार्क एल्व्स की धज्जियां उड़ा रहा है। वो अब भी कैद किए गए स्टूडेंट्स को आजाद नहीं करा पा रहा है और उसे याद आता है कि उसने होयन से सिर्फ 10 मिनट मांगे थे ताकि वो राजा को मार सके और बाकी सबको बचा सके। अब वो घबरा जाता है, तभी एक डार्क एल्फ उस पर भाले से हमला करता है, लेकिन जेयुन कामली उसे नजदीक आने देता है और उसके चेहरे को आग से ढंक देता है। इस दौरान डार्क एल्फ का राजा हंसता है। पूरा सीन देखकर वो जेएन को बेवकूफ कहता है और पूछता है तू क्या सोचता है इतने सोल्जर्स को हराकर जीत जाएगा? जेयुन पूछता है क्यों नहीं? राजा जवाब देता है तू बहुत घमंडी है, जबकि तू तो एक बेकार इंसान है। जेयुन को याद आता है कि बचपन से लोग उसे यूजलेस कहते आए हैं और अब वो इससे तंग आ चुका है। अचानक डार्क एल्व्स की सांसें रुकने लगती हैं और जेयुन तेजी से चमकने लगता है। कई डार्क एल्व्स बेहोश होकर गिर जाते हैं। राजा हैरान होकर पूछता है सोल्जर्स क्यों नहीं हिल रहे, लेकिन उसे पता नहीं कि जेन अपनी चेन्स और इन्फिनिटी स्किल एक्टिवेट कर चुका है। जेयुन उन पर हमला करता है और बोलता है अब तुम्हारी बारी है मरने की। जेयुन उन पर हमला करता है और एक के बाद एक डार्क एल्व्स को खत्म करता जा रहा है। और गाइस, जब सारे एनिमीज खत्म हो जाते हैं,
तो हमारा एमसी sarcastically किंग को थैंक यू बोलता है, शुक्रिया कि तुमने मुझे ये नई स्किल आजमाने का मौका दिया। सैकड़ों डार्क एल्व्स जलकर खाक हो जाते हैं। किंग गुस्से में बौखला जाता है और जेयुन को धमकी देता है, अब तू नहीं बचेगा, मैं तुझे मार डालूंगा। लेकिन जेयुन शांति से उसकी तरफ बढ़ता है और मजाक उड़ाते हुए पूछता है, सच में तू मुझे मारेगा? किंग मानता है कि ये इम्पॉसिबल है कि एक इंसान इतना पावरफुल हो सकता है। वो डेस्परेटली बोलता है, बाकी 7 राजा तुझे जरूर मिटा देंगे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाए, जेयन अपनी स्टेप और लाइट स्किल से एक ही पल में उसके पास पहुंच जाता है। और दोस्तों फिर क्या था, एक जोरदार पंच सीधे किंग के चेहरे पर, साथ ही एक फायरी एक्सप्लोजन छोड़ता है जो राजा को दूर उड़ा देता है। जेयुन कूलली कहता है, बाकियों को जो करना है आने दो, मैं रेडी हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है उधर जहाँ खल ने होयन के सीने में तलवार घुसेड़ दी थी। ईना सब कुछ देखती रहती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती क्योंकि वो खुद को कमजोर मानती है। फिर कायल उसके पास आता है और उसका गला पकड़ लेता है। उसे खा जाने की तैयारी में यूजिन चिल्लाती है ईना, लेकिन ईना बस रोती रहती है और कहती है, मैं हार नहीं मान सकती। तभी दोस्तों बूम, एक तेज मानक की रोशनी पूरी जगह को भर देती है और वहाँ प्रकट होती है गिल्ड मास्टर संजन। वो कायल से गुस्से में पूछती है, तूने इन्हें हर्ट किया, और साथ ही वार्निंग देती है, सोच समझ कर जवाब देना वरना तू मरेगा। उनकी और पूरे एरिया को भर देती है और इतनी पावरफुल है कि होयन जो मरने की कगार पर है वो भी चैन की सांस लेता है कि वो आखिर तक टिका रहा। संजिन फिर से कायल से पूछती है, क्या तूने इन बच्चों को हर्ट किया? और इस बार उनकी ऑरा का वेट इतना इंटेंस हो जाता है कि कायल पसीने पसीने हो जाता है। वो समझ जाता है कि वो इस औरत से जीत नहीं सकता, इसलिए डेस्परेट होकर वो प्लान बनाता है कि बच्चों को हॉस्टेज बना ले ताकि उसे कोई मौका मिल जाए। वो कहता है, जनरली स्पीकिंग मेरा मास्टर पास है यहाँ। संजिन पूछती है, सच में? और गाइज फिर जो होता है वो देखने लायक है। संजिन अचानक अपनी सैक्रिफाइस स्किल एक्टिवेट करती है जिससे वो सभी को एक साथ हील कर देती है, लेकिन इसकी कॉस्ट है अपनी लाइफ पावर को सैक्रिफाइस करना। कायल शॉक्ड होता है, इतनी फास्ट हीलिंग मैजिक कैसे पॉसिबल है? व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? आखिरकार संजिन कहती है, मुझे पसंद नहीं जब कोई मेरे लोगों को हाथ लगाता है, और एक एनर्जी ब्लास्ट से कायल को उड़ा देती है। वो ब्लास्ट कायल को इतना डैमेज करता है कि उसका शरीर जलने लगता है और धीरे धीरे खत्म होने लगता है। यूजिंग शॉक में देखती है क्योंकि संजिन ने कोई स्किल नहीं इस्तेमाल की बल्कि सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड माना छोड़ी थी। ये है असली पावर दोस्तों। संजिन दौड़ती है और सैंजे को हील करती है और उसे स्टेबलाइज कर देती है, लेकिन होयन की हालत ज्यादा सीरियस है। जब वो उसे हील करने की कोशिश करती है, सिस्टम बताता है कि उसके इंजरीज इतने ज्यादा है कि उसे ठीक करने में बहुत समय लगेगा। वो समझ जाती है कि होयन ने अपनी लिमिट से ज्यादा पावर यूज की जिससे उसकी मर्डियंस और नर्व्स बुरी तरह डैमेज हो गए हैं। अगर वो थोड़ा और लेट होती तो होयन कभी दोबारा माना इस्तेमाल नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद वो उसे हील कर देती है, लेकिन सिस्टम बताता है कि इस स्किल ने उनकी लाइफ पावर को 2% परमानेंटली रिड्यूस कर दिया है। वो सोचती है अगर जेएन ना होता तो वो बहुत पहले मर जाती। यूजिन पूछती है, होयन कैसा है? संजिन कहती है, वो ठीक हो जाएगा लेकिन शायद कुछ दिन नहीं जागेगा। स्टूडेंट्स थोड़े रिलैक्स होते हैं और संजिन पूछती है, जेयुन कहाँ है? वो थोड़ा डरते हुए बताते हैं कि वो बॉस रूम में अकेले चला गया, लेकिन संजिन पैनिक नहीं करती बल्कि कहती है, डोंट वरी वो ठीक रहेगा। यूजिन फिर भी प्रोटेस्ट करती है पर वो अकेले गया है। शंगजीन कॉन्फिडेंटली कहती है, जेएन इतनी आसानी से नहीं मरेगा। डार्क एल्व्स मैजिक से अटैक करते हैं और उसे पता है कि वो जेयुन के मुकाबले में नहीं टिक सकते। उधर हमारा लड़का जेएन डार्क एल्फ किंग से कहता है, बाकी किंग्स अगर नाराज हैं तो आ जाएं, लेकिन पहले तू जिंदा बाहर निकल तो सही। अब राजा का चेहरा खून से भरा है और उसे लगता है कि वो एक इंसान से हार रहा है। वो भागने की कोशिश करता है ताकि अपने भाइयों को ये खबर दे सके, लेकिन जैसे ही वो भागता है उसे शौक लगता है कि जेएन उससे भी तेज दौड़कर आगे पहुंच चुका है। अपने लाइटनिंग चेन से वो उसे बांध देता है और उसका सिर जमीन पर दे मारता है। किंग गुस्से से चिल्लाता है, मैं अकेला नहीं मरूंगा, तुझे भी हिल ले जाऊंगा। वो एक सीक्रेट टेक्निक एक्टिवेट करता है, फ्रोजन अर्थ, जो सिर्फ डार्क एल्फ किंग्स को सिखाई जाती है। उसे लगता है कि जेन डर जाएगा, लेकिन गाइज हमारा एमसी क्या कहता है, थैंक यू फॉर द अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट। किंग हैरान हो जाता है, ये क्यों मुस्कुरा रहा है? हमारा लड़का अपना ब्लैंक कार्ड एक्टिवेट करता है और उस स्किल को उसमें रजिस्टर कर लेता है। फिर अपनी एब्सोल्यूट कैलकुलेशन स्किल से फ्रोजन अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है। राजा देखता है उसकी टेक्निक क्रम्बल हो रही है। जेयुन उसका सिर पकड़ता है और कहता है, खुद को जान देने को जान यही तो कहते हैं ना। वो उसके सिर को आग में झोंक देता है। मॉनिटर सिस्टम अनाउंस करता है, जेएन ने डार्क एल्फ किंग काइनान को हरा दिया है। उसे मिलता है एक आइटम किंग और डार्क एल्व्स एसेंस और एक इक्विपमेंट किंग और डार्क एल्फ पोलन। वो अपनी दूसरी क्वेस्ट भी कंप्लीट कर लेता है और पाता है एक नया ब्लैंक कार्ड, एक न्यू मैजिक टेक्स्ट और एक नई स्किल एम्बॉडीमेंट और मैजिकल आर्टिफैक्ट। वो जल्दी से दौड़ता है ताकि वो उन स्टूडेंट्स की मदद कर सके जो पकड़े गए थे। उसे राहत मिलती है ये देखकर कि उनमें से एक अभी भी सांस
सांस ले रहा है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि बाकी मर चुके हैं, उसका दिल बैठ जाता है। वो तुरंत अपनी सैक्रिफाइस स्किल यूज करता है उस लड़के को हील करने के लिए जो अभी भी जिंदा है। उसे हील करते वक्त संजिन भी आ जाती है और अपनी ताकत उसके साथ जोड़ देती है। वो उसे बताती है हीलर होना बहुत ही वियर्ड काम है। असल में एक हीलर सबसे ज्यादा खुश तब होता है जब उसकी जरूरत ही ना पड़े, और दूसरी बार जब वो किसी को मौत के मुंह से खींच लाता है। इसी बीच शहर की सड़कों पर सीक गुस्से से उबल रहा होता है जब उसे समझ आता है कि उसके सारे प्लान्स फेल हो गए। वो कसम खाता है कि चाहे वो लोग डंजन से बाहर आ भी जाएं, लेकिन अब सबकी मौत बहुत दर्दनाक होगी। तभी जेउन उसकी कार की खिड़की के पास प्रकट होता है और शीशा तोड़कर उसका गला पकड़ लेता है। उसके चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान है और वो उसे उस हरकत के लिए सन और बिच कहता है। एक घंटे पहले जो लोग डार्क एल्व्स की दुनिया में पिंसे हुए थे वो केन गिल्ड के एंट्रेंस से बाहर आते हैं। सुनचन यंगन को थैंक यू कहता है तो वो जवाब देती है, अगर इतना थैंक यू करना है तो बाद में मेरे गिल्ड आ जाना। उसकी ये बात सुनकर यूजिन चौंक जाती है और कहती है काश मैं अभी के अभी ज्वाइन कर पाती। जेन को उसकी बात बहुत क्रिंज लगती है तो वो बोलता है थोड़ा माहौल समझा करो। तभी यूजिन उसे कमर में किक कर देती है और याद दिलाती है कि आज के दिन के लिए उसे बोलने की इजाजत नहीं है क्योंकि उसने सबको टेंशन में डाल दिया था। जेउन दर्द से करा उठता है और सोचता है इतनी लो स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी इतनी जोर से क्यों लगी। थोड़ी देर में हाना कंपनी वैन में वहाँ पहुँचती है। वो गिल्ड मास्टर से कहती है कि वो जल्दी में आई है क्योंकि कई घंटों से उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था। संजिन उससे माफी मांगती है और कहती है कि पूरी डिटेल बाद में एक्सप्लेन करेंगी। फिलहाल वो हैना से कहती है घायलों और बच्चों को गिल्ड ले जा। वो खुद उनके साथ नहीं जाती क्योंकि उसे और जेयुन को कुछ जरूरी काम है। हैना सांगजे को साथ चलने को कहती है। जेयुन देखता है कि सांगजे की आन पटी हुई है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है। जब वो कुछ बोलने ही वाला होता है सांगजे उसे टेलीपैथी में कहता है प्लीज अपनी बहन को मत बताना वरना और बुरा हो जाएगा। दोस्तों इन दोनों सिबलिंग्स के बीच क्लियरली लव हेट रिलेशनशिप है। हैना सांगजा के बिना गाड़ी स्टार्ट कर देती है जिससे मजबूरन उसे भागकर गाड़ी में चढ़ना पड़ता है। गाड़ी के जाते ही जेयन और संजिन सी पर हमला कर देते हैं जो पास ही छुपा उन्हें देख रहा होता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये लोग जिंदा कैसे बच गए और उसे समझ नहीं आता कि संजिन यहाँ क्या कर रही है। गुस्से में वो मैजिकल इक्विपमेंट एक्टिवेट कर देता है जो चेयरमैन जेयन ने उसे दिया था। वो उसके पीछे टेलीपोर्ट करता है और उस पर हमला करता है लेकिन संजिन आसानी से बच जाती है। वो उसे बताती है तुम्हारा टेलीपोर्टेशन आइटम कुछ खास नहीं है, सिर्फ कुछ मीटर की दूरी ही तय कर सकता है। वो उससे पूछती है तू स्टूडेंट्स को मारने की कोशिश क्यों कर रहा था और इसके पीछे कौन है। लेकिन आंसी के सन कुछ नहीं बताता और कहता है मेजेस वैसे भी बेकार है। वो एक डिवाइस एक्टिवेट करता है जिससे संजिन पहचान लेती है माना सप्रेशन डिवाइस। वो हंसते हुए कहता है शेम। इसी बीच जेयन उनकी कॉन्वर्सेशन सुन रहा होता है। उसे समझ आता है कि अब सीक के सन उसके किसी काम का नहीं है। संजिन माना सप्रेशन के बावजूद भी माना बर्स्ट तैयार करने लगती है। वो पूछती है तूने सच में सोचा था कि इससे तू मुझे रोक पाएगा। जेन को याद आता है केन गिल्ड में वो मैजिक सर्कल डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ भी यही डिवाइस यूज हुआ था। संजिन कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर वो नहीं बताता कि इसके पीछे कौन है क्योंकि उसे ऑलरेडी पता है। जेन वो कहती है इस डिवाइस को तोड़ना बहुत इजी है, बस उससे ज्यादा मानव भर दो। फिर वो बोलती है तू यही मरेगा। अचानक पूरा माहौल बदल जाता है और वो आसमान से लाइटनिंग बुलाती है जो सीधा आंसी के सन के शरीर में दौड़ जाती है। जेन रिकॉग्नाइज करता है ये लाइटनिंग कॉल है एक रैंक स्पेल और जिस लेवल पर संजिन यूज कर रही है वो एक अलग ही डायमेंशन में है। कुछ समय बाद ईना अपने लॉज लौटती है। उसे याद आता है कि कैसे जेन ने उसे उस स्पीयर से बचाया था जो उसे मारने वाली थी। उसे ये भी समझ आता है कि जेन ने इतने कम टाइम में उस स्पेल को एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लिया। इसका मतलब है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन वो ठान लेती है कि उसे जाकर थैंक यू कहना है। इसी दौरान माइल्स एकेडमी पर रिपोर्टर्स धावा बोल देते हैं। सब जानना चाहते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। सबकी नजरें अब चेयरमैन जेयुन पर हैं। इंस्ट्रक्टर ये जेन को इन्फॉर्म करती है कि एकेडमी की रेप्यूटेशन गिर चुकी है। लोग कह रहे हैं कि गोस्ट गिल्ड उसी ने बनाया था ताकि स्टूडेंट्स को छोड़कर भाग सके। जेन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो सोचता है आखिर ये सब हुआ कैसे। बिना किसी एक्सप्लेनेशन के यूई बताती है कि बाहर जर्नलिस्ट है और हर जगह से कॉल्स आ रही हैं। वो पूछती है अब क्या करना है। जेयुन गुस्से में कहता है एकेडमी को लॉकडाउन कर दो, किसी से कोई इंटरव्यू नहीं होगा। यूई चली जाती है और जेयुन को यकीन हो जाता है कोई अंदर से ही गद्दार है जिसने मेरे प्लान्स लीक किए। उसे लगता है कि शायद सीक अब जिंदा नहीं है और अब उसकी बारी है बदला लेने की। वो एक कॉल करता है और मीडिया कवर अप के लिए सामने वाले को कहता है पैसे जितने चाहिए ले लो। कुछ दिन बाद जेन हॉलवे में चलते हुए जानबूझकर होयन से टकरा जाता है। वो बोलता है टायर्ड लग रहा है तू। होयन मुस्कुराता है सिर्फ आप और गिल्ड मास्टर की वजह से ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद जियून अचानक पूछता है तूने खुद को खत्म करने की कोशिश क्यों की।
होयन जवाब देने में हिचकिचाता है तो जेयुन मुस्कुरा कर कहता है, बस आगे बढ़ते रहो, जो करना है करो, रीजंस बाद में सोच लेना। फिर जाते जाते एक बात कहता है, बाकी सब लोग तेरे लिए चिंतित रहते हैं, खुद का ख्याल रखना। होयन उसकी इस बात से कुछ एनर्जाइज्ड फील करता है। उसी दिन जेयुन अपने स्टैट्स चेक करता है। उसका रैंक टाइटल द वन हु किल्ड द किंग और द डार्क एल्व्स अब एक्टिव है। इस टाइटल से उसे एक्स्ट्रा माना और अटैक पावर मिलता है जब वो डार्क टाइप मॉन्स्टर्स से लड़ेगा, लेकिन साथ ही अब सारे डार्क एल्व्स उस पर गुस्सा करेंगे और वो हमेशा उनका टारगेट रहेगा। वो एक्साइटेड होकर टाइटल इक्विप करता है और डार्क एल्फ किंग की एसेंस अपने दोस्त जेसंग को दे देता है, क्योंकि उसे नए इंग्रेडिएंट्स से खेलना बहुत पसंद है। उसे एक नई एक्टिव स्किल भी मिली है, रियलाइजेशन और मैजिकल आर्टिफैक्ट, जो मानस बैटल में जरूरत का आर्मर बना सकती है। ये देखकर जेन खुद हैरान हो जाता है और फौरन इक्विप कर लेता है। उसे समझ आता है इसकी वैल्यू उसके रैंक में नहीं, उसकी यूटिलिटी में है। ब्लैक मार्केट में एस रैंक आर्मर की कीमत करोड़ों में होती है, मतलब अब वो ऐसा आर्मर बार बार बना सकता है। तभी जो नाइफ उसे दिया गया था, म्योल्नियर रिएक्ट करने लगता है। सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि उसने म्योल्नियर की सारी कंडीशंस फुलफिल कर दी हैं और अब उसके सारे इफेक्ट्स अनलॉक हो चुके हैं। उसे एक पैसिव स्किल मिलती है, जीनियस और आर्मर मेकिंग। अब जो भी इक्विपमेंट वो बनाएगा उसकी रैंक एक लेवल बढ़ जाएगी। ये न्यूज सुनकर जेन लिटरली शॉक में चला जाता है। उसे अब समझ आता है कि पहले म्योल्नियर पूरी तरह काम नहीं कर रहा था क्योंकि सारी कंडीशंस पूरी नहीं हुई थी। अब जब सब अनलॉक हो गया है, वो डिसाइड करता है टाइम टू स्टार्ट ट्रेनिंग सीरियसली। अगली सुबह कई स्टूडेंट्स माइल्स एकेडमी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं। एग्जाम इतने डिफिकल्ट होते हैं कि उन्हें निकनेम मिल गया है, ग्रेव ऑफ स्टूडेंट्स। एग्जाम 2 पार्ट्स में होता है, थियोरी और प्रैक्टिकल, जिसमें पोशन मेकिंग और पॉकेट प्लेन, डंजन रेड जैसी चीजें होती हैं जो नेशनल लेवल पर लाइव स्ट्रीम होती है। होयन सुबह यूजिन की चिल्लाहट से उठता है। वो बोलती है, अगर फेल हुआ तो मार डालूंगी। होयन शर्मिंदा होकर कहता है, सॉरी, पढ़ते हुए नींद आ गई थी। यूजिन याद दिलाती है, मिड टर्म एग्जाम में बस कुछ ही दिन बचे हैं। पास ही ईना भी स्ट्रगल कर रही होती है पढ़ाई में। जेयुन को याद आता है कि थियोरी में वो और ईना दोनों ही कमजोर हैं और ये यूजिन ही थी जिसने खुद ही उन्हें पढ़ाने की ऑफर दी थी। कुछ देर बाद दोनों हार मान लेते हैं और कहते हैं फेल होकर फिर से दे देंगे, लेकिन यूजिन गुस्से से बोलती है, बकवास बंद करो, अगला सब्जेक्ट ये है। कुछ दिन बाद जब स्टूडेंट्स एक टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि टेस्ट कैसा गया। तभी उनकी नजर जाती है टॉप टियर स्टूडेंट्स पर। ईना, यूजिन और जेयुन जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि ये तीनों तो ऐसे जीनियस हैं जो आंख बंद करके टेस्ट देते हैं। जब यूजिन ईना से पूछती है कि टेस्ट कैसा गया, ईना अचानक से ब्लैंक हो जाती है। जेयुन और यूजिन मजाक उड़ाने लगते हैं ईना और होयन का और बोलते हैं, बग्स तो हमारे एनिमीज हैं, जिस पर ईना उनका पीछा करने लगती है। उधर से ही जेयुन को घूर रहा होता है और मेंटली कहता है, इस बार तो मैं उस एरोगेंट इडियट को हरा के ही मानूंगा। मिंजी को लगता है कि सही बस अपने ईमो फेज में है। थोड़ी देर बाद यूजिन जेसेंग के वर्कशॉप में एक पोशन बनाती है जो उसके मुंह पर पड़ जाता है। जेयुन तुरंत उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसकी पोशन इससे कहीं बेटर है। फिर वो जेसेंग से सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, लेकिन जेसेंग रिलक्टेंटली दोनों को बोल देता है, इस रेट पर तो तुम दोनों फेल ही करोगे। वो दोनों की सारी उम्मीदें तोड़ देता है और कहता है कि उनमें अल्केमी का बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। हमारा लड़का समझ जाता है कि अब उसे और ज्यादा मेहनत करनी होगी, नहीं तो फेल हो जाएगा। तो वो जेसेंग से पूछता है, कोई तरीका है जिससे वो फेल ना हो। थोड़ा सोचने के बाद जेसेंग एक स्पेशल आइटम सजेस्ट करता है, मूनलाइट फायरफ्लाइज, जो बहुत रेयर एरियाज में पाई जाती हैं। साल में 100 भी ब्लैक मार्केट में नहीं आती। अगर उनके एक्सोस्केलेटन से पाउडर बना लिया जाए तो पोशन का इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। थोड़ी देर बाद जेयुन और यूजिन जाते हैं प्लान सोयल सनबे के पास, जिसे उन्होंने फ्रेशमैन हंट में हराया था। वो कहते हैं, काफी टाइम हो गया है। सोयल थोड़ी सरप्राइज होती है और पूछती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमारा लड़का कहता है उसे उससे एक फेवर चाहिए, लेकिन सोयल साफ मना कर देती है, गेट लॉस्ट, तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं करने वाली। वो पूछता है, एटलीस्ट सुन तो लो मैं क्या ऑफर कर रहा हूँ। पर वो फिर भी मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है वो बस पॉइंट्स ऑफर करेगा। फिर वो बोलता है 30 मिलियन वन कैश। यूजिन शॉक्ड हो जाती है और सोयल की आंखें चमक उठती हैं। इसके बाद वो लोग निकलते हैं यो बैक डू माउंटेन की तरफ, माउंट डिगियो के पास। साथ में जेसंग भी होता है। 1 घंटे पहले सोयल ने उनका प्लान सुना और उसे डबल मांगा, लेकिन बोली कि इंट्रूजन स्किल के बाद भी ट्रेसेस की जरूरत होती है। वो पूछती है, तुम्हारे पास कोई तरीका है? जेन कॉन्फिडेंटली कहता है वो एक टैलेंटेड अल्केमिस्ट को लेकर आएगा। वो पूछती है, कौन? तभी जेसंग एंटर करता है, बट सोयल को उस पर भरोसा नहीं है। वो कहती है, यही है तुम्हारा टैलेंटेड अल्केमिस्ट। हमारा लड़का पूछता है, तुम इसे जानती हो? वो बताती है कि वो दोनों सेम टीम में थे पहली फ्रेशमैन हंट के वक्त। उसे नहीं पता था कि वो अल्केमी में भी इंटरेस्टेड है। उसने तो उसे एक यूजलेस लड़का समझा था जिसे मार्शल आर्ट्स क्लास में जबरदस्ती डाल दिया गया था। जंगल
में जब वो सभी होते हैं, सोइल बोलती है जेसेंग अब पहले जैसा नहीं रहा, अब वो एंजॉय कर रहा है, जिससे जेसेंग थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। मूनलाइट फायरफ्लाइज देखने में नॉर्मल लगती हैं, बट दे आर मॉन्स्टर्स। जेसेंग उन्हें एक अच्छे स्पॉट पर ले जाता है, लेकिन सोइल याद दिलाती है कि यहाँ विजिबिलिटी कम हो रही है। फिर भी यूजिन देखती है कि जेसेंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारा लड़का बताता है जेसेंग को बग्स पसंद है, जिससे यूजिन थोड़ा डर जाती है। थोड़ी देर सर्च करने के बाद जेसेंग को फायर फ्लाइज का ट्रेस मिलता है और सोइल अपनी इंट्रूजन स्किल एक्टिवेट करती है। वो एक पाथ फॉलो करने लगते हैं जो अलग सा लगता है और थोड़ा क्रीपी भी। सोइल इंसिस्ट करती है कि उसकी स्किल उसे सही जगह ले जा रही है। थोड़ी देर में वो एक चमकते हुए वाटरफॉल तक पहुंचते हैं, जहां फायर फ्लाइज मेस्मराइजिंग तरीके से उड़ रही होती हैं। जेसेंग एक्साइटेडली बताता है यही है मूनलाइट फायर फ्लाई। उनका साइज देखकर कंफर्म हो जाता है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये मॉन्स्टर्स हैं, क्योंकि वो बहुत तेजी से उड़ रही होती हैं। जेसेंग अपनी ग्रेविटी स्किल यूज करता है, बट वो बग्स रेजिस्ट कर देते हैं। सोयल सजेस्ट करती है जेन फोर्स बढ़ाए, लेकिन वो कहता है उसकी प्रोफिशिएंसी अभी इतनी नहीं है। जेसेंग परेशान हो जाता है कि कहीं फायर फ्लाइज निकल ना जाए, बट हमारा लड़का कहता है डोंट वरी आई गॉट दिस। वो एक माना डोम जनरेट करता है और सभी फायर फ्लाइज ट्रैप कर लेता है। सोइल शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम एक मॉन्स्टर हो। जेसेंग इम्प्रेस्ड हो जाता है और रश करता है बग्स कलेक्ट करने। यूजिन क्लियरली डर रही होती है, बट जेन उसे अंदर धक्का देता है और सब बग्स कलेक्ट करने में लग जाते हैं। सोयल सोचती है शायद पूरे एकेडमी में कोई और स्टूडेंट ऐसा माना डोम नहीं बना सकता, इवन तीसरे साल का स्टूडेंट भी नहीं। कलेक्ट करने के बाद वो जेसेंग के वर्कशॉप में वापस आते हैं और पोशन बनाने की कोशिश करते हैं। इस बार एक्सप्लोजन नहीं होता, जिससे होयन और ईना शॉक्ड हो जाते हैं। जेसेंग प्राउडली बोलता है इस बार एटलीस्ट 70% प्योरिटी आएगी। यूजिन और जेन सेलिब्रेट करते हैं, बट जेसेंग फिर से सोच में पड़ जाता है। जेन की पोशन की प्योरिटी सिर्फ 50% है और यूजिन की 47%। क्या ये लोग सच में पास कर पाएंगे? कुछ दिन बाद टेस्ट के बाद होयन मजाक उड़ाता है मैं तो सोच रहा था तुम्हारा इंग्रेडिएंट पॉट एक मॉन्स्टर समन पॉट है। यूजिन को बेस्ट इंग्रेडिएंट्स मिले थे, फिर भी वो आई 22 पे, जेह्यून 31, होयन 29 और ईना पहले नंबर पर। थोड़ा और मजाक उड़ाने के बाद होयन चला जाता है। अगली क्लास में जेह्यून खुद से कहता है इट इज नॉट ओवर अभी और एग्जाम्स बाकी हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है। ये कॉम्पिलेशन है सब लेसन्स का, फ्रेशमैन हंट या टेस्ट फेक डंजन सब कुछ। इस एग्जाम में टीम बनानी होती है 4 स्टूडेंट्स की विद टोटल टीम कॉस्ट 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यूजिन की कॉस्ट होती है 14, होयन की 17, ईना की 15 और जेएन की 20 फैक्टोरियल। जेयून को याद आता है कि उसकी पास्ट लाइफ में उसकी कॉस्ट 6 थी और तब उसे लगा था कि अच्छी टीम मिलेगी। टोटल कैरेक्टर्स 39,842। दोस्तों इस पार्ट में हमने देखा कैसे गिल्ड मास्टर संजन ने सबको बचाया, जेएन ने डार्क एल्फ किंग को हराया और अब मिड टर्म एग्जाम्स की तैयारी शुरू हो गई है। अगले पार्ट में क्या होगा, जेयून का टीम कैसा परफॉर्म करेगी, प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या चैलेंजेस आएंगे, ये सब जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।